वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि आधुनिक राष्ट्र और राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र व्यवस्था को लागू करना असंभव होगा। यहाँ अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि आपकी वहाँ पर सीधी भागीदारी हो, यानी कि आप किसी का चयन ना करें, आप खुद उस शासन व्यवस्था को चलाएं। यह संभव नहीं हो सकता लोग किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं किसी भी एक नीति के प्रति। इसमें आगे बताया गया है कि इसलिए लोगों ने अपने चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा शासन के कार्य में भाग लेते हुए इस व्यवस्था को चलाया। आगे बताया गया है कि तानाशाही वाले देशों को छोड़कर अन्य सभी देशों में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव कराती है। भारतीय संविधान में चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण व्यवस्था करता है। क्या व्यवस्था करता है संविधान? कि संविधान द्वारा संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपता है। आप इसी अंदाजे से लगा सकते हैं कि जो यह आयोग है, कौन सा आयोग? चुनाव आयोग। वह राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च पद है भारत का, जिसका चुनाव भी चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी रचना के बारे में, चुनाव आयोग की रचना के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की रचना का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और दूसरे अन्य जो चुनाव आयुक्त है वे होंगे, और इनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर क्या करेंगे? निर्धारित करेंगे। आगे बताया गया है इसकी योग्यताओं के बारे में कि जब चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाएगी तो उनकी क्या योग्यता रहेगी। तो संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त के बारे में कोई भी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर इन पदों पर असैनिक अधिकारी ही नियुक्त किए जा सकते हैं। असैनिक अधिकारी का मतलब क्या है कि यदि आप सैनिक हो तो आप उसमें आयुक्त के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य आयुक्त की नियुक्ति में हिस्सा नहीं ले सकते, आप उन पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। कारण क्या है कि हमारा जो पड़ोसी देश है उसमें क्या होता है, लोकतंत्र व्यवस्था है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि वहाँ सैनिक जो व्यवस्था है वो भी कायम हो जाती है। तो इसमें क्या किया गया है कि असैनिक अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाएगी। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। तो दिसंबर 1993 में संविधान के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की जो सेवा शर्तें हैं उसके संबंध में एक कानून बनाया गया था। इन कानूनों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष निश्चित किया गया। इसमें बताया गया है कि जो चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष या 65 वर्ष का ही होगा। तो अब बात करते हैं इनके हटाने के तरीके के बारे में, इन्हें किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब इनके विरुद्ध दुराचार या क्षमता का आरोप सिद्ध हो जाए। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से इसे आशय का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसी आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं इनके वेतन के बारे में। तो इनका वेतन कितना है? 2.5 लाख वेतन है, मासिक वेतन। इसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन मिलता है। अब बात करते हैं कार्यप्रणाली के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के जो कार्य है वे विभाजित का फैसला भी चुनाव आयोग की सर्वसम्मति के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। तो अब तक हमने बात करी चुनाव आयोग के बारे में, उनका वेतन कितना है, उनकी नियुक्ति कितनी है, उनकी योग्यता कितनी है, या फिर उन्हें उसके पद पर कैसे हटाया जा सकता है उसके बारे में। अब बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया के बारे में। पहला कार्य करते हैं कि राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं। भारत में बहुदलीय प्रणाली मौजूद है। हमें पता है कि कोई एक दल मौजूद नहीं है, भारत में बहुदलीय प्रणाली स्थापित है। यहाँ अनेक राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक दल हैं। यहाँ नए नए राजनीतिक जो दल है वे बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग नए दलों को मान्यता देता है। वह किसी दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल स्तर का घोषित भी करता है। अब इनके दूसरा जो कार्य है वो है चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को स्थायी अथवा जो सुरक्षित चुनाव चिन्ह है वह प्रदान करता है, तथा निर्दलीय जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको अस्थायी चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। अब बात करते हैं इसके तीसरे कार्य के बारे में, जो कि है राजनीतिक दलों का पंजीकृत करना। 1951 में
जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन के अनुसार जो राजनीतिक दल पंजीकृत नहीं होंगे उसे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं इसके चौथे कार्य के बारे में, जो कि चुनाव का निरीक्षण, निर्देश या नियंत्रण करना। संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा चुनाव के निरीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण का जो कार्य है वो चुनाव आयोग को सौंपा गया है। अब बात करते हैं पांचवें कार्य के बारे में, जो कि है मतदाता सूची तैयार करना। कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाते हैं, पहले मताधिकार की आयु कितनी थी? 21 वर्ष, किंतु 1989 में इसे घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। आज प्रत्येक नागरिक को जिस आयु में वोट डालने का अधिकार है वो तो क्या है? वो 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष के बाद आप वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अब बात करते हैं इसके छठे कार्य के बारे में, तो क्या है? राजनीतिक दलों को निर्वाचन में ठीक व्यवहार रखने के निर्देश दिए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। तो पहला जो इनके निर्देश है, वो पहला निर्देश क्या होगा कि राजनीतिक दल है जो वो जाति, धर्म, भाषा आदि के नाम पर मतदाता का जो व्यवहार है, उसकी भावना है, उसे ठेस न पहुंचाए, उसकी भावनाओं को किसी भी तरह से आहत ना करें। पहला ये निर्देश दिया गया है। दूसरा निर्देश क्या है कि राजनीतिक दल सीमा के अंदर रहकर ही दूसरे राजनीतिक दलों की आलोचना करें, ना कि आज के समय में आप देखते हैं कि ऐसा व्यवहार बनता जा रहा है जिसमें यह इस सीमा को लांघ चुके हैं। यहाँ गाली गलौज भी होती है। चुनाव आयोग जो चुनाव कराने के लिए जनता एवं राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करता है कि इस समय के बाद आप प्रचार नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके सातवें कार्य के बारे में, जो कि है चुनाव तिथि की घोषणा करना। यह ज़रूरी है। जब भी चुनाव आयोग चुनाव की ऐलान करता है तो उसके बाद उनकी तिथियों का भी ऐलान करेगा कि इस समय पर इतने क्षेत्रों में चुनाव किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि चुनाव आयोग एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह विभिन्न प्रकार के चुनाव कराने के लिए चुनाव तिथियों की घोषणा करता है। वह उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने, नामांकन पत्र की जांच पड़ताल करने, नाम वापस लेने की तिथि भी निश्चित करता है कि आप इतने समय तक आप अपना नाम उसमें दर्ज करा सकते हैं, उसे दोबारा देख सकते हैं, यदि कोई गलती है तो उसे आप सुधार सकते हो, और लास्ट में क्या है कि आप उसे नाम को वापस भी ले सकते हो कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आगे बताया गया है कि आयोग इस बात को तय करता है कि कोई चुनाव कितने चरणों में किया जाएगा, जिससे कि सभी नागरिक अपने जो मतदान का प्रयोग कर सकते हैं, इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आज भारत जितना श्रेष्ठ है, जितना व्यापक है, उतना ही वह क्षेत्र में भी व्यापक है। तो एक समय पर पूरे भारत में चुनाव कराना असंभव है, इसलिए क्या किया गया है कि चरणों में विभाजित किया जाता है चुनाव, कि इतनी तारीख को इतने क्षेत्रों में चुनाव किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके आठवें कार्य के बारे में, जो कि है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए। तो इसमें बताया गया है कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था करता है। इसके लिए नई दिल्ली में एक चुनाव अधिकारी और एक अलग अलग राज्यों की राजधानियों में सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त करते हैं। अब बात करते हैं नौवें कार्य के बारे में, जो कि है मत पेटियों की सुरक्षा और मत पत्रों की गणना करना। संसद तथा राज्य विधानमंडल में चुनाव कराने के बाद जो निर्वाचित आयोग है वो मत पेटियों की वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करता है, ताकि इनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी न की जाए। यह निश्चित तिथियों को मतगणना भी करते हैं कि उनका रिजल्ट बताया जाए कि इन चुनावों में कौन जीता है। तो अब बात करते हैं 10वें कार्य के बारे में, जो कि है चुनाव संभव न हो पाने का प्रमाण पत्र देना। जब किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो 1 वर्ष से अधिक समय तक तभी लागू रखा जा सकता है जब चुनाव आयोग इस आशय का प्रमाण दे कि वर्तमान स्थिति में राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। यदि चुनाव आयोग यह अनुभव करे कि वर्तमान हालत में चुनाव कराना संभव नहीं है तो वह चुनाव आयोग स्थगित भी किए जा सकते हैं, और जो राष्ट्रपति का जो आपातकाल शक्ति है 356 वो उसमें वृद्धि की जा सकती है, समय में वृद्धि की जा सकती है। अब बात करते हैं इनके 11वें कार्य के बारे में, जो कि है चुनाव कराना। यह जरूरी कार्य है इन सभी कार्यों में कि चुनाव कराना
वह चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं। इसके बाद वह नामांकन पत्र को आमंत्रित करते हैं, फिर वह नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करते हैं, फिर चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं। अंत में क्या होता है कि वह मतदान कराने की व्यवस्था करते हैं और मतगणना कराने के उपरांत चुनाव परिणाम की घोषणा कर देते हैं। अब बात करते हैं 12वें कार्य के बारे में, सलाहकारी कार्य। तो यदि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य की योग्यता संबंधी विवाद पैदा हो जाए तो चुनाव आयोग इस विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है और वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। यानी कि चुनाव आयोग का कर्तव्य बनता है कि यदि कोई लोकसभा या राज्यसभा में कोई ऐसा सदस्य है जो योग्यता संबंधी विवाद पैदा कर रहा है, यानी वह अपनी योग्यता के आधार पर उस पद पर नियुक्त नहीं हुआ है, तो उसकी सिफारिश या सलाह राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त देंगे और वह इनका कर्तव्य बनता है और राष्ट्रपति इसके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। अब बात करते हैं इसके 13वें कार्य के बारे में, जो कि है पुनः चुनाव कराने के आदेश। यह आदेश कब किए जाते हैं? जब मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित कर दिए जाते हैं, यानी कि वहाँ पर चुनाव कराना वर्तमान में संभव नहीं है, या फिर चुनाव आयोग जांच पड़ताल के बाद ऐसे मतदान केंद्रों पर वे मतदान को रद्द कर देता है और वहाँ पुनः मतदान कराने के आदेश देता है जहां मतदाता में किसी भी प्रकार की अनियमितता बरती जाती हो। अगला है अन्य कार्य क्या क्या होंगे। चुनाव आयोग उम्मीदवारों के चुनाव का जो खर्चा है वह तय करता है कि आप इतनी सीमा तक ही चुनाव में खर्च कर सकते हैं। आचार संहिता लागू करता है, मतदाताओं के पहचान पत्र तैयार कराता है, चुनाव प्रचार के नियम बनाता है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करते हैं और मतलब कि जो उनकी जांच रखते हैं या उनकी ड्यूटी लगाते हैं जो इन चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है, और मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित करते हैं जिनसे निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया जा सके। तो आज की वीडियो में हमने बात करी चुनाव आयोग के बारे में और चुनाव प्रक्रिया के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।